हम बहुत ही बदनसीब माँ बाप हैं जिसके भाग्य में औलाद का सुख होते हुए भी उसे इस दुनिया में नहीं लाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका होने वाला औलाद पूरी उम्र किसी की गुलामी करे। अब कर भी क्या सकते हैं फुलवंती, हमारे होने वाले औलाद की किस्मत में यही लिखा है। इतनी बातें करने के बाद दोनों रोने लगते हैं। बिगन और फुलवंती दोनों पति पत्नी थे। जैसे ही फुलवंती को पता चलता है कि वो गर्भवती है, वो ये बात अपने पति को बताती है। ये खबर सुनते ही दोनों काफी डर जाते हैं। दरअसल दोनों पति पत्नी बंधुआ मजदूर की तरह गिरधर सेठ के यहाँ काम करते थे। बिगन के पिता ने गिरधर सेठ से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिया था। ब्याज का पैसा इतना ज्यादा हो गया था कि समय रहते उसको चुका न सके और उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी सजा बिगन और उसकी पत्नी को मिल गई। अब उसका होने वाला बच्चा भी गिरधर सेठ के यहाँ जीवन भर गुलामी करेगा। दोनों को अपने होने वाले बच्चे के भविष्य साफ साफ दिख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका होने वाला बच्चा भी अपने बाप दादा के गुनाहों की सजा भुगते। ऐसा सिर्फ बिगन के परिवार के साथ नहीं था, ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिस पर गिरधर सेठ ब्याज के नाम पर उससे आजीवन गुलामी करवाता था। वो एकदम निर्दयी किस्म का इंसान था। ना तो उसके मन में किसी के लिए दया थी और ना ही किसी का डर। किसी को भी सेठ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी और गलती से कोई उसके खिलाफ कुछ बोल भी देता तो वो अपने आदमियों को भेजकर सबको मरवा देता था। इसलिए डर से कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता था और सेठ लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अपना काम करवाता था। मदन भी सेठ का बंधुआ मजदूर था। एक दिन सभी मजदूर काम कर रहे थे, तभी मदन काम करने से इनकार कर देता है। मैं काम नहीं करूँगा, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसकी देखभाल के लिए उसके पास रहना पड़ेगा। इसमें काम छोड़ने की क्या जरूरत है? काम करने के बाद अपनी बीवी की देखभाल कर लेना। जो तेरा काम है वो तो तुझे ही करना पड़ेगा। मैं इस तरह से जीवन भर आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। काम तो तुझे करना पड़ेगा। तेरे बाप ने जो उधारी ली थी वो कौन चुकाएगा? जितना उधारी था सब मैंने काम करके चुका दिया। अब मैं काम नहीं करूँगा। तू काम कैसे नहीं करेगा? अरे ब्याज सहित इतने कर्ज है कि पूरी उम्र भी काम करेगा तो भी कर्ज खत्म नहीं होगा। उसके लिए तेरी होने वाली औलाद भी काम करेगी। ये तो गलत है मालिक। छोटे से कर्ज के लिए आप पूरी उम्र काम करवा रहे हो। ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। मैं काम नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के आगे कुछ बोलने की? अब मैं तेरे साथ इंसाफ करूंगा। तुझे काम नहीं करना है ना, तो ठीक है, आज से तू एक भी काम नहीं करेगा। तुझे हमेशा के लिए आराम दे देता हूँ। इतना बोलकर सेठ अपने आदमियों से मदन को मारने का इशारा करता है। सेठ के सभी आदमी लाठी डंडा लेकर मदन को मारना शुरू कर देते हैं। मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे चोट लग रही है। ये तुमने ठीक नहीं किया सेठ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? बाकी लोगों को सबक मिलेगा। कोई मेरे फैसले के आगे दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी मजदूर वहीं थे, लेकिन डर से किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। लेकिन हिम्मत करके फुलवंती सेठ से बोलती है, मालिक छोड़ दीजिए, बेचारा मर जाएगा। इसकी बीवी बीमार है, वो किसके सहारे रहेगी? ये तो इसे पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें किसने कहा मेरे फैसले के बीच में बोलने के लिए? ज्यादा दया आ रही है तो तुम्हें भी इसके साथ भेज देता हूँ। इतना सुनते ही फुलवंती चुप हो जाती है। इधर मदन को लाठी डंडे से मार मार कर सेठ के आदमी उसे मौत के घाट उतार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही सभी मजदूर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कैसा कसाई सेठ है, बिना किसी कसूर के मदन को मार डाला। हम इतने लाचार हो गए हैं कि हमारे सामने ही हमारे साथी को मार दिया गया, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। करते भी क्या? देखा नहीं कैसे फुलवंती को उसने चुप करा दिया। सबको अपनी जान प्यारी है। उस सेठ के बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। इतनी बात करने के बाद डरे सहमे मजदूर अपने काम में लग जाते हैं। काम खत्म करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद फुलवंती अपने पति से बोली, सुनिए जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब तो कुछ भी हो जाए, ये सब देखने के बाद मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ये क्या बोल रही हो? पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है किसी और के डर से मैं अपने बच्चे को क्यों मार दूं? वो बच्चा अपनी किस्मत से आ रहा है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तुम ज्यादा मत सोचो, हम इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे। इतना बोलकर वो फुलवंती को समझाना चाहता है, लेकिन फिर भी फुलवंती उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। तभी बिगन
बिगन उससे बोलता है। मेरे पास एक उपाय है। मैं अभी ये बात तुमसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही हो, इसलिए तुम्हारा डर कम करने के लिए ये बता रहा हूँ। कैसा उपाय जी? मैं सोच रहा हूँ किसी तरह हमारा बच्चा अगर सेठ के घर में पहुँच गया तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। कैसे बाप है, आप दुश्मन के पास अपना बच्चा भेजेंगे? ये तो वही बात हो गई, सामने से जाकर शेर के मुंह में हाथ डालना। अरे पूरी बात तो सुनो। वो सेठ नुकसान तो तब पहुंचाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है। अगर उसे बच्चे की असलियत का पता ही ना चले तो वो इसे अपने पास रख लेगा। आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं छुपकर अपने बच्चे को सेठ के घर में पहुंचा दूंगा और अनजाने में वो सेठ बच्चे को अपनाकर उसकी परवरिश करेगा। तो ऐसे में कोई अपने ही बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। सही वक्त आने पर मैं अपने बच्चे को सब बता दूंगा। गलती से भी उस सेठ को ये राज का पता लग गया तो वो हमें मार डालेगा। अपने बच्चे के लिए इतना खतरा तो उठाना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ना हम बच्चे को अपने पास रख सकते हैं और ना ही कोई ऐसा है जिसे हम अपने बच्चे की परवरिश के लिए दे सके। तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जब उस सेठ को कुछ पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना जानने के बाद फुलवंती को थोड़ी तसल्ली हुई और वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन से फुलवंती अपने काम में लग जाती है और वो वैसे ही गिरधर सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगती है जैसे वो पहले किया करती थी। कुछ समय बीत गए, बच्चे को जन्म देने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, इसलिए बिगन अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ, क्योंकि अगर वहाँ रही तो किसी को हमारे बच्चे के बारे में पता नहीं चलेगा। हम जो बोलेंगे वही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ रही तो सेठ को हमारे बच्चे के बारे में सब पता चल जाएगा। हम उनसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर उसकी पत्नी अपने मायके के लिए निकल जाती है और बिगन जमींदार के यहाँ काम करने चला जाता है। कुछ ही दिन बाद बिगन के ससुराल से फुलवंती की एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था उसने एक बेटे को जन्म दिया है। ये पढ़ते ही बिगन के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उसी रात अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। वाह फुलवंती, कितना प्यारा बेटा है हमारा। इसके नैन नक्श देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। लेकिन क्या फायदा जी, अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास नहीं रख सकते। क्या हुआ जो हमारे पास नहीं रहेगा? हमारा बच्चा है, आज न कल तो हमारे पास ही आना है। हम दोनों तो उसके साथ ही रहेंगे। हमें तो सेठ के यहाँ ही मजदूरी करनी है, तो जाने अनजाने हम अपने बच्चे के आस पास ही रहेंगे। इतना समझा कर वो अपनी पत्नी को उसी रात अपने गांव ले आता है। रात में आने के कारण किसी को उसके बच्चे होने की भनक तक नहीं लगी। उसी रात बिगन अपने बच्चे को ले जाता है और चुपके से जमींदार के बगीचे में रख देता है और वहां छुपकर देखने लगता है। थोड़ी ही देर में बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बगीचे के पास ही जमींदार का कमरा था जहाँ दोनों पति पत्नी सो रहे थे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर दोनों की नींद खुल जाती है। दोनों आश्चर्य होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इतनी रात को बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है हमारे बगीचे से आ रही है। चलो बगीचे में चलकर देखते हैं। इतना बोलकर उसकी पत्नी गार्डन की तरफ भागती है। पीछे से गिरधर सेठ भी जाता है। वहां जाते ही दोनों ने देखा बगीचे में जमीन पर एक बच्चा पड़ा है और जोर जोर से रो रहा है। उसकी पत्नी झट से उस बच्चे को उठा लेती है। हे भगवान, इस मासूम को यहाँ कौन छोड़कर चला गया? कितना प्यारा बच्चा है, किसका हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसको यहाँ कौन छोड़कर चला गया। कोई अपना बच्चा इस तरह से क्यों छोड़कर जाएगा? उसने अपने नौकरों को बुलाकर पूछा, लेकिन वो सब भी सो रहे थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं देखा। कितनी अजीब बात है, किसी ने कुछ नहीं देखा। आखिर ये किसका बच्चा है और वो यहाँ क्यों छोड़ कर गया? एक काम करते हैं, इसको अपने पास रख लेते हैं। कल आप गांव में पता कर लेना किसका बच्चा है। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बच्चा यहाँ क्यों रखा। सेठ अपनी पत्नी की बात मानकर उस रात बच्चे को अपने पास रख लेता है। बिगन छुपकर सब कुछ देख रहा था। जब सेठ बच्चे को लेकर चला गया, उसके बाद बिगन भी निश्चिंत होकर चुपके से अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है जी।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चाल हम पर ही भारी पड़ जाए। अगर उसने हमारे बच्चे को नहीं अपनाया तो, अगर उसने हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत कर दिया तो हम क्या करेंगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसके पास बच्चे को अपनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। उसका खुद का बेटा कभी उन लोगों को पूछता तक नहीं है, और ना ही उसे गांव से कोई मतलब है। उसको विदेश पढ़ने भेजा था तो वहीं बस गया। उसके बाद उसे कोई दूसरी औलाद नहीं हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे बच्चे को जरूर अपनाएगा। हाँ जी, भगवान करे आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो। अगले दिन सेठ अपने घर पर ही अपनी पत्नी के साथ एक सभा लगवाता है, जिसमें सभी गांव वाले को आने का न्योता देता है। खबर सुनकर सभी सेठ के घर पहुंचते हैं, जहां सेठ अपनी पत्नी के साथ बैठा था और उसकी पत्नी उस बच्चे के साथ बैठी थी। बिगन और फुलवंती भी हमेशा की तरह वहां मजदूरी करने पहुंचे हुए थे। सभी गांव वालों के पहुंचने पर सेठ ने बच्चे के बारे में सबको बता दिया और लोगों को बच्चा पहचानकर अपने पास ले जाने का आदेश दिया। लेकिन वो बच्चा उसमें से किसी का नहीं था, इसलिए किसी ने भी बच्चे को स्वीकार नहीं किया। ये देखकर सेठ की पत्नी बहुत खुश हुई और अपने पति से बोली, ए जी, मुझे लगता है ये किसी और गांव का बच्चा है। वो लोग इसे रखना नहीं चाहते होंगे, शायद उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी। मैं तो कहती हूँ हम इसे अपना लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई दूसरी औलाद नहीं है, एक है भी तो हमारे पास नहीं है। इसे हम अपने पास रखेंगे, अपने से दूर नहीं जाने देंगे। आपके साथ रहकर गांव के सारे कामकाज देखेगा। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन बाद में कोई दिक्कत हुई तो? लेकिन कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। भला किसकी हिम्मत हुई जो गांव के सेठ को कुछ बोल दे? ये सारी बात सुनकर सेठ खुश हो जाता है और बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों खुशी से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं। ये देख बिगन और उसकी पत्नी फुलवंती बहुत खुश होती है। दोनों वही मजदूरी करते थे, इसलिए किसी न किसी बहाने दोनों अपने बच्चे के करीब रहते थे और उसकी देखभाल भी करते थे। एक दिन फुलवंती को देखकर सेठ की पत्नी बोली, फुलवंती, मैं बच्चे में इतना व्यस्त हो गई कि तुम्हारे बारे में पूछना ही भूल गई। तुम भी तो गर्भवती थी, तुम्हारा बच्चा होने वाला था, इसलिए तुम अपने माँ के घर गई थी। क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मालकिन, मेरे साथ तो बहुत ही दुखद घटना हो गई। मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, इसलिए हम उसे वहीं दफनाकर अगले दिन अपने गांव आ गए। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा, धीरज रखो, आज न कल तो तुम्हें भी बच्चा होगा। हाँ मालकिन, बस उसी का इंतजार है। हे भगवान, अपने बच्चे के लिए मुझे कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे को सही सलामत रखना, चाहे वो मेरे से जितने भी दूर हो। किस सोच में पड़ गई, जाकर पहले मेरे बच्चे की तेल मालिश करो। इसी तरह सेठ की पत्नी के कहने पर फुलवंती बच्चे की हर तरह से सेवा करने लगी। कई बार नहीं कहने पर भी वो बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। आखिर वो फुलवंती का ही बच्चा जो था, इसलिए जाने अनजाने वो बस अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी। उस बच्चे का नाम सेठ ने भानु प्रताप रखा। वो बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उस बच्चे का स्वभाव गिरधर सेठ से बिल्कुल उल्टा था। सेठ मजदूरों को अपने पैर की धूल समझता था, लेकिन उसका बेटा उन सबको अपने माथे की तिलक समझता था। ये बात गिरधर सेठ को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अपने बेटे से नाराज रहने लगा। वो सेठ के हर काम में दखल देने लगा। सेठ ने कुछ पैसा गांव वालों को उधार दिया था, लेकिन पैसे नहीं देने के कारण उसने सभी के जमीन के कागजात अपने पास जब्त कर रखे थे। जैसे ही ये बात भानु को पता लगी, वो गिरधर सेठ से बिना पूछे बिना पैसे वापस लिए सभी के जमीन के कागजात लौटा देता है। ये बात जब सेठ को पता लगती है तब वो गुस्से से लाल हो गया और भानु को आवाज लगाने लगा। भानु, किससे पूछकर तुमने गांव वालों को जमीन के कागजात लौटाए? पिताजी, गांव वालों की जमीन रखकर हमें क्या मिलेगा? जमीन रहेगा तभी तो वो खेती करके हमारा पैसा लौटाएंगे, वरना ऐसे ही वो कभी हमारा पैसा नहीं लौटा पाएंगे। अब तू अपने बाप को सिखाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए कहते हैं कि अपना खून और पराया खून। अगर तू मेरा खून होता तो ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। तुझे अपना बेटा बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सब लोग अगर कर्ज लौटा ही देंगे तो जीवन भर मेरी गुलामी कौन करेगा? मैंने क्या गलत बोल दिया पिताजी? मैं तो बस सबका हक दे रहा था, जिससे सब खुशी खुशी अपना काम कर सके और इस गांव से गुलामी प्रथा खत्म हो जाए। ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। इतना बोलकर सेठ गुस्से में वहां से
चला जाता है और सारी बात जाकर अपनी पत्नी को बता देता है। तुम्हारे कारण मैंने उसे अपना बेटा बनाकर रखा ताकि कल को मेरी मदद करे, इसलिए बेटा नहीं बनाया था कि मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर दे। आप शांत हो जाओ जी, मैं उसे समझा दूंगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन सेठ की पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी भानु में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बात से गिरधर सेठ बहुत नाराज हो गया। यह सब देखकर बिगन और फुलवंती को अपने बेटे की चिंता होने लगी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो भानु को कैसे उसकी सच्चाई बताए, कैसे बताए कि वो उनका बेटा है। अगर इस बात की भनक सेठ को लग गई तो उसके बेटे के साथ साथ बिगन और फुलवंती को भी मार देगा। इसी डर से उसने किसी को कुछ नहीं बोला। एक दिन की बात है, खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर काम करने से मना कर देता है, इसलिए सेठ उसे मरवा देता है। इस बात से भानु बहुत गुस्सा हुआ, अपने ही बाप के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देता है। इस बात से सेठ बहुत नाराज हो जाता है। तू अपने बाप को जेल भेजेगा? आज तक पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे फैसले के खिलाफ बोलने की, और तू मेरा बेटा होकर मुझे ही जेल भेजना चाहता है? अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। पिताजी, गलती की सजा सबको मिलती है और आपने गलती की है तो सजा भी आपको मिलेगी। रही बात इस घर की, तो मैं अभी निकल जाता हूँ। जहाँ गरीब और बेसहारा लोगों की इज्जत नहीं होती, वहाँ मैं खुद नहीं रहना चाहता। इतना बोलकर भानु उदास होकर घर छोड़कर जाने लगता है। सेठ की पत्नी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और घर छोड़कर जाने लगता है। ये देख बिगन और फुलवंती को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों किसी बहाने काम छोड़कर घर से निकल जाते हैं। थोड़ी आगे बढ़ने पर चुपके से दोनों भानु को अपने घर ले जाते हैं और कोई देख न ले, इसलिए फुलवंती जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और सारी बात भानु को बता देती है। ये सारी बात जानकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और साथ ही इस बात की खुशी होती है कि उसके असली माँ बाप का पता चल गया। आप लोग मेरे माता पिता हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी मिल रही है। हाँ बेटा, मैं तो बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। मैं तो कब से तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। अपने बच्चे के पास रहकर भी ये नहीं कह सकती थी कि ये मेरा बच्चा है। हमने जो भी किया तुम्हारे भलाई के लिए किया। हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा हमारी तरह गुलामी करे, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उस जल्लाद के साथ रहकर भी तेरा स्वभाव कोमल है, बिल्कुल हमारी तरह दयावान है। आखिर आपका ही तो बेटा हूँ। इतनी बातें करने के बाद दोनों भानु को गले लगा लेते हैं। ये सारी बात सेठ का एक आदमी सुन लेता है। वो जाकर सारी बात गिरधर सेठ को बता देता है। ये बात सुनने के बाद सेठ आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपने आदमियों से बिगन और फुलवंती को बुलाने का आदेश देता है। सेठ के आदमियों को आता देख भानु सब समझ जाता है। वो आप लोगों को पकड़ने आ रहे हैं, आप लोग घबराना मत, मैं पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। गिरधर सेठ के पाप का घड़ा भर चुका है। इतना बोलकर भानु पीछे के रास्ते से पुलिस को लेने चला गया। इधर बिगन और फुलवंती को सेठ अपने पास बुला लेता है। मेरे साथ धोखा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेठ जैसे ही उनको मारने का आदेश देता है, भानु वहाँ पुलिस लेकर आ जाता है और सेठ को जेल में बंद करवा देता है। उसके बाद सेठ का सारा काम भानु संभालता है और गुलामी प्रथा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस बात से पूरे गांव में खुशियां लौट आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।